एंड मैम जब ये ऐसा कुछ होता है तो एक बाहर उससे निकलने में बहुत ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने करा जब आपको चाहिए था? कि ब्रेस्ट कैंसर मेरे को डायग्नोज हुआ। यही कहना चाहूँगी कि टचवुड मुझे भगवान ने तो दिया ही दिया साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे भगवान से बढ़कर नहीं हैं। जब आपको कोई चीज़ डायग्नोस के बारे में पता चलता है तो कुछ टाइम तक आप किसी को बता ही नहीं पाते हो। सर, देखा जाए तो कैंसर का नाम सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा गई थी। एंड मेरी जो जर्नी रही, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, और कैसे मैं निकल पाऊँगी। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ कि आपकी बीमारी जा चुकी है, आप बीमार नहीं हो। मुझे आज भी वो लाइन याद है। और अपना ड्रेन पाइप उठाओ और वॉक करो। पहले ये डिसीजन सही था आपका, मतलब कीमोथेरेपी के टाइम पे? एग्जाम्स देना। हाँ। हाँ सर, बिल्कुल मुझे पढ़ा नहीं जाता था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ा नहीं जाता था बिकॉज मुझे पेन रहते थे। बट मेरे टचवुड 63% आए। कैंसर स्ट्रांग नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ भाई। कैंसर ने मेरी बॉडी पे ही तो ले रखी है, मेरे पावर को थोड़ी ना उसने अपना जगह बनाई है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ आयुष फ्रॉम टॉक विद फील पॉडकास्ट। सो आई होप आप लोगों ने हमारे पहले भी पॉडकास्ट देखे होंगे और हम लोगों की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम पॉडकास्ट लेके आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पॉडकास्ट में एंटरप्रेन्योर्स आए, हमारे पास एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, मोटिवेशनल स्पीकर आए, लेकिन जब कोई एक रियल लाइफ स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है तब हम सभी लोग एक तो बहुत दंग रह जाते हैं और वो स्टोरीज है वो कैसे लड़कर अपनी लाइफ को बेहतरीन कर पा रहे हैं वो सोचकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो आई होप आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होने वाला है, क्योंकि आज की जो पॉडकास्ट में गेस्ट है मनीष शर्मा जी, वो एक तो रियल स्टोरी बेस्ड पूरी स्टोरी होने वाली है। और स्टोरी से पहले मैं कहूँगा एक स्ट्रगल है जो जिससे वो बाहर निकली हैं और बहुत ही इंस्पिरेशन जर्नी रही है उनकी। तो आई होप मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। आई होप आप इस पॉडकास्ट को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक सुने ज़रूर, क्योंकि उसके बाद आप जा ही नहीं पाएंगे इस पॉडकास्ट से। सो लेट्स इनवाइट मनीष शर्मा जी। मैम कैसे हो? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कि आप आए हमारे लोगों को कुछ बातें बताने के लिए। एंड आई एम डैम श्योर कि ये पूरा पॉडकास्ट सुन के लोगों की क्लैरिटी, लोगों का स्ट्रगल जो उनको लगता है जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है वो दूर होगा थोड़ा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सर, मेरा बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, एक छोटे से बच्चे की माँ भी हूँ। बस मेरा एक यही मतलब इंट्रोडक्शन है मेरा। ओके। हाँ जी। एंड जैसा कि मैम हम आपके बारे में पढ़ रहे थे एंड आपसे बातचीत भी जब हो रही थी तो मैं ये देखा था उस टाइम पे कि एक ऐसे ही जर्नी से निकलना, मतलब मैं लोगों को बता दूं सबसे पहले तो मनीष शर्मा जी को ब्रेस्ट कैंसर था और उसके बाद उस जर्नी पे मतलब ऑलमोस्ट होप हार जाना, उसके बाद फिर वहाँ से वापस स्टार्ट करना, तो ऑलमोस्ट इट्स अ काइंड ऑफ युवराज सिंह वाली स्टोरी प्रॉपर रिलेट, और कैसे फैमिली सपोर्ट करती है कैसे, तो आज हम वो वाली सारी बातें करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको मैम पता चलता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर था तो उस टाइम पे कैसा लगा था आपको? सर, देखा जाए तो कैंसर का नाम सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा गई थी। एंड मेरी जो जर्नी रही, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, और कैसे मैं निकल पाऊँगी। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। प्लीज मैम। एंड बस यही दिमाग में था, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे इससे निकलना है। एंड मैम जब ये ऐसा कुछ होता है तो एक बाहर उससे निकलने में बहुत ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने करा जब आपको चाहिए था? मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड, अभी हमारी शादी को सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, और 5 साल में बहुत अच्छी लाइफ निकल रही थी। सडन ये एक फेस आया मेरी लाइफ का कि ब्रेस्ट कैंसर मेरे को डायग्नोज हुआ। एंड बस यही कहना चाहूँगी कि टचवुड मुझे भगवान ने तो दिया ही दिया साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे भगवान से बढ़कर नहीं हैं। दैट्स एंड आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज? अरेंज मैरिज थी मेरी। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। हाँ। तो आजकल जो इतना खौफ बैठा हुआ है लोगों के अंदर उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप?
खौफ कुछ नहीं है सर। देखिए, मैं किसी के मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना लव ना अरेंज मैरिज के। बस पार्टनर अच्छा होना चाहिए। लव मैरिज भी सक्सेसफुल है एंड अरेंज मैरिज भी। बस पार्टनर अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने हस्बैंड की बदौलत बैठी हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। एग्जैक्टली मैम। बिफोर वी आर कमिंग ऑन योर लाइक रियल स्टोरी, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ आपसे ताकि आपका मूड थोड़ा चेंज हो जाए। हाँ, of course, of सो मेरा पहला सवाल मैम ये है कि आजकल जो भी लड़कियां हैं या लड़कियां रिलेशनशिप को ना बहुत ही एक इजी टू होल्ड समझ रखा है कि हाँ ठीक है, आ गया चला गया हो गया। एंड उस टाइम पे अरेंज मैरिज आप देख रहे हो कि कितना स्केरी हो गया आजकल कि लोग डर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपने अपने रिलेशनशिप में ऐसा क्या करा जो उन्होंने इतने डिफिकल्ट टाइम पे भी आपका साथ दिया? सर कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे समझा, मैंने उन्हें समझा। और देखिए, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ 100%, एंड ना ही मेरे हस्बैंड परफेक्ट होंगे। हैं, हम लोगों ने अपनी बुराइयों को हटा के अपनी अच्छाइयों को देखा एक दूसरे की, और वही देखना चाहिए। और हमारी रिश्ते की जो बुनियाद, हमारा बेटा जो 4 साल का है, मेरा बेटा क्या नाम है उनका? विहान दीक्षित। ओके। हाँ, तो साथ ही साथ उसने भी बहुत स्ट्रगल किया मेरी इस ब्रेस्ट कैंसर जर्नी में। एंड वो भी कहीं ना कहीं था, फर्स्ट्रेट था। ऐसा नहीं है वो फर्स्ट्रेट नहीं था, उसको मेरे को डे केयर में छोड़ना होता था और पूरे दिन हॉस्पिटल में रहना होता था। तो मैं कहूँगी कि भगवान ने तो मुझे दिया ही दिया नया जीवन। साथ ही मैं अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो इट्स अ काइंड ऑफ विवाह पार्ट 2। शाहिद कपूर मिल गए आपको। कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं लाइफ इस दुनिया में, बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं है मैं ही बहुत स्पेशल नहीं हूँ। बट मेरे लिए मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बहुत स्पेशल। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड कम्स टू आवर स्टोरी मैम, सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपसे कि जब आपको कोई चीज़ डायग्नोस के बारे में पता चलता है तो कुछ टाइम तक आप किसी को बता ही नहीं पाते हो, यस सर। तो ऐसा भी हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। हमने किसी को नहीं बताया था अपनी फैमिली में, ठीक है? बस हमारे इन-लॉज़ को पता था, एंड मेरी फैमिली में मेरे फादर को पता था, मेरी सिस्टर एंड ब्रदर को। एंड और एक डर ये भी बैठा हुआ था, बिकॉज़ मेरी मदर को भी ओवरी कैंसर था एंड वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो डर भी मेरे अंदर था। जो चीज़ मैं पेन फ़ील किया था मैंने, मैं नहीं चाहती थी कि वो पेन मेरा बेटा फ़ील करे। तो मुझे ये वहीं से मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। लाइफ में अपनी इस जर्नी में मैंने स्ट्रॉन्ग अपना आप को दिखाया। और कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड ने भी मुझे अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया। वो मेरे सामने नहीं रोते थे, मैं उनके सामने नहीं रोती थी। ये फ़र्क था हम दोनों में, कि वो उन्होंने मेरे सामने नहीं रोना, और ऐसा नहीं कि हमें रोना नहीं आया, लेकिन हम उन एक-दूसरे के सामने कभी रोए नहीं। एंड मैम इन लॉज का कैसा था आपका भी? इन-लॉज़ भी अच्छे हैं, मेरा पूरा सपोर्ट दिया इन-लॉज़ ने। हर कीमोथेरेपी में आए। और हालाँकि अभी तो हम इन-लॉज़ के साथ नहीं रहते हैं, बट वो होम टाउन में रहते हैं, बट उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। तो इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग मैम, कि घर वाले कैसे होते हैं, आप हाँ, कैसे एटमॉस्फेयर मिल रहा है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैम एक सबसे क्रूशियल पार्ट इस क्वेश्चन मतलब इस जर्नी का आपका, कि आपके, क्योंकि इंसान ना फिजिकल शायद पेन फिर भी एक बार को झेल जाता है, जो मेंटल प्रेशर होता है वो नहीं झेल पाता। तो आपके हिसाब से आपकी जर्नी में मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उसने? तो आयुष्मान जी, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मेंटली अगर आप फिट हो, तो आप फिजिकली और फाइनेंशियली, वो तो ये सेकेंडरी चीज़ होती है। मेंटली फिट होना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। करेक्ट। एंड मैम जो लोग आजकल कैंसर से लड़ रहे हैं, और मैं उनको पेशेंस से ज़्यादा वॉरियर्स बोलता हूँ, कि लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि इलाज है ही नहीं। मतलब आजकल आधे से ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर का इलाज है ही नहीं। तो क्या ये सच है? सर नहीं, कैंसर का इलाज है, क्योरेबल। कहते मेरा जो कैंसर था वो टोटली क्योरेबल था, बट क्योरेबल होने तक का जो सफ़र होता है वो बहुत ही एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। बट कहते हैं ना कि अगर आपका सपोर्ट अच्छा है, आपकी बैक अच्छी है, तो आप कितने भी दर्द से निकल सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो मेरी जो जर्नी रही है, वो टफ तो थी, बट मैं निकल आई।
तो मैम इज इट लाइक अ स्टेज वाइज कैंसर भी होता है कुछ? यस सर, आपका स्टेज कौन वाइज सा होता है। स्टेज? मेरा सेकंड टू, मेरा जो था मेरा 2B था, स्टेज 2। क्या मतलब होता है इसका? सर इसका मतलब तो देखिए सारा डॉक्टर ही बता पाएंगे, बट जो मेरी अपना था, मेरी स्टेज 2 पे आके था। मेरे राइट ब्रेस्ट पे मल्टीपल ट्यूमर थे मेरे, और जैसा, दैट्स इट। एंड उसके बाद जब डॉक्टर्स ने आपको बताया कुछ तो वो सारी चीजें आपको बताते थे या फैमिली को करते थे? सर एक्चुअली क्या था, मैं और मेरे हस्बैंड ही जाते थे डॉक्टर के पास। तो वो हमारे सामने सारी चीज़ बताते थे, बट वो एकदम से उन्होंने हमें सब कुछ नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया गया। तो आई थिंक मैम जैसे आजकल हम ये भी सुनते हैं कि डॉक्टर्स को तो कुछ मतलब नहीं होता पेशेंट से, कि ठीक है अब आ गए तो उनके उनके लिए तो रोज का काम है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो मैं डॉक्टर्स के बारे में नाम भी जानना चाहूंगा, और ताकि हम लोग भी मतलब कभी जरूरत किसी को पड़े तो रिकमेंड कर सके, तो प्लीज आप बताइए। नहीं, अगर मैं अपनी जर्नी में डॉक्टर्स की बात करूँ तो मेरी जो मेन डॉक्टर रही हैं, डॉक्टर चिन्मयी अग्रवाल, सर्वोदय हॉस्पिटल की, वेरी वेरी बहुत ही अच्छी है। मैं उनकी तारीफ़ क्या करूँ, उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी इस जर्नी में। उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया। रात के मैं 11 बजे भी अगर कोई कॉल करती थी उन्हें, तो उनका इमीडिएट मेरे पास रिप्लाई आता था। ऐसे ऐसे मेरे जर्नी में फेस आए हैं मेरे सामने, कि मुझे रात के 11 बजे भी डॉक्टर को मैसेज डालना पड़ा, बट मैम का मेरे पास तुरंत इमीडिएट मेरे पास मैसेज आता था। तो डॉक्टर चिन्मयी मैम को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया लास्ट तक मेरा, और अभी भी मेरे टच में हैं। तो हमारी तरफ से भी थैंक्स चिन्मय मैम। आपके मेरी मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं, हाँ उनके अंडर में मेरा सारा ट्रीटमेंट चला है, सर्वेद हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी 2 में। तो मैं डॉक्टर चिन्मयी अग्रवाल को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी अपनी इस जर्नी में, करेक्ट। एंड उनकी टीम को भी, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में। अम, एंड एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है मैम कि आपको कभी ऐसा लगा कि एक फेज ऐसा आता है ना लाइफ में कि जब लगा कि हाँ अब शायद नहीं हो पाएगा मेरे से? हाँ सर, लगा था मेरे जब कीमोथेरेपी चल रही थी, तो मेरी 6, आई थिंक 6 या 5th कीमो थी। मुझे पेन बहुत होते थे। तब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। मैंने अपने पापा से बोला कि पापा अब दर्द नहीं सहन होता मुझसे। हम्म। तो उस फेज़ पे भी पापा ने कहा कि नहीं बेटा, सब हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पापा का रोल कितना था मैम, मतलब सपोर्ट शुरू से भी और इस वाली जर्नी में भी? मेरे पापा 75 प्लस ओल्ड है, तो बहुत ज़्यादा नहीं आए। एक बार मेरे से मिलने आए, लेकिन फ़ोन पे मेरा पूरा टच रहा था। मैं खुद ही उन्हें परेशान करना चाहती थी कि अननेसेसरी मैं उन्हें बुलाऊँ, क्या करूँगी मैं उनको बुला के? भई आफ्टर ऑल वही मेडिसिन ही या डॉक्टर ही मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका फुल सपोर्ट रहा मेरे पापा का पूरी जर्नी में। फ़ोन के थ्रू में वो हमेशा टच में रहे, और बस पापा ने ये कहा कि ठीक है, निकल जाएगा, चिंता मत करो, सब सही होगा। कोई ऐसी लाइन जो आपके दिमाग में छप गई हो कि हाँ इस लाइन ने बहुत हिम्मत दी मेरे को, सब किसी की भी, चाहे वो हस्बैंड की भी चाहे वो किसी की भी? देखिए सर, पूरी जर्नी में एक लाइन तो मेरे पास भी नहीं है किसी की कि हाँ, कोई लेकिन ऐसा बस, कोई ऐसी बात जो आपको लेकिन लगा हो? ऐसा लगता है कि हाँ, सबने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। हम्म। मेरी फ्रेंड हैं, चाहे वो, एक मेरी फ्रेंड है वो यहाँ नहीं रहती है, रामनगर में रहती है, नेहा शर्मा। वो कहती है कि मड़ी तुझे जब ज़रूरत होगी मैं तब आ जाऊँगी, बस बुला तो सही मुझे। और मैंने कहा मुझे जिस दिन ज़रूरत होगी मैं उस दिन कह दूँगी, फिर मैं ये भी नहीं देखूँगी कि रात हो रहा है दिन हो रहा है। तो मैम ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ, मतलब उसका भी सेम बेटा है मेरे बेटे के बराबर, बट उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं उससे बहुत रात के 12 बजे भी बात करती थी, तो वो तुरंत मेरा फ़ोन उठाती थी। और मेरी सोसाइटी में है मेरी फ्रेंड सिमी, उसने भी बहुत साथ दिया। क्योंकि बाहर के लोग तो हो सकता है थोड़ा टाइम में है, लेकिन जो साथ में रह रहे हैं मतलब पड़ोसी के यस, जो भी, हाँ, जो मेरी उनका बहुत ज्यादा सोसाइटी पे रोल है। रह रही हैं, सिमी है, वसुंधरा है, इन लोगों ने, सिमी ने तो बहुत स्पेशली मेरा बहुत साथ दिया। जब भी मैं एडमिट होती थी वो तुरंत आती थी,
और कहती थी कि फोटो खींचूंगी, ये करूंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत साथ दिया उसने मेरा। एंड मैम एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है, जब कहते हैं कि मतलब लोगों के अंदर मिथ्स है ना अलग अलग कि इनको छूना नहीं चाहिए, हमें भी हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है ये सो करके, तो क्या ऐसे लोगों ने ऐसा कुछ भी करा? सर हाँ सर, ऐसे मेरी कुछ दोस्त ऐसी भी हैं, तो जैसे ही उन्होंने मेरे कैंसर के बारे में सुना, उन्होंने बात तक करना बंद कर दिया। आई डोंट नो कि दे आर फील अनकंफर्टेबल। ऐसे भी लोग थे मेरी जिंदगी में, आए मेरी जिंदगी में है, मतलब दोस्त, कि उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। तो जब उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो भाई मैं क्यों बात करूं? उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए बस यही मैसेज है कि ब्रेस्ट कैंसर कैंसर कोई छुआछूती बीमारी नहीं है, ठीक है, इवन किसी को कोई भी हो, कैंसर भी बीमारी नहीं है, छूने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। मेरा तो इवन 4 साल का बेटा है, मेरे साथ रहता है, हम लोगों ने एक साथ खाना भी खाया, एक साथ सोया भी, मेरे साथ सोया। बट ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर कोई छुएने से नहीं फैलता है। एंड मैम अभी मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, एक डॉक्टर्स के आपने कुछ नाम लिए थे, डॉक्टर उद्भव जी, हाँ नवनीत जी शायद, सर, इन लोगों के बारे में। मेरी जो मेरी सर्जरी करी है डॉक्टर नवीन संचय सर ने करी है, एंड डॉक्टर उद्भव सर ने की है। नवीन सर ने। हाँ, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया सर। और डॉक्टर उद्भव हैं, उन्होंने भी अपना नंबर दिया। उनकी गाइडेंस भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है मेरी इस जर्नी में। बहुत ही मेंटली स्ट्रेस मेरा कम हुआ जब मैं उनसे अपने क्वेश्चंस रखती थी उनके सामने, और मैं उनसे बोलती थी तो उनका रिप्लाई आता था इमीडिएट। तो मैं उन सर को भी, सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। डॉक्टर उद्भव है, डॉक्टर नवीन है, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि उनकी गाइडेंस पे मैं मैम मतलब बहुत कम होता है कि अच्छे लोग मिल जाते हैं, और अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। ये बात सच है। सर मेरी इस जर्नी में मेरे जितने भी डॉक्टर हैं हाँ। बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं उनको सीरियसली बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी। थैंक्स बहुत छोटा वर्ड है, बट इससे ज़्यादा मेरे पास और वर्ड नहीं है उनको अप्रिशिएट करने के लिए। बट मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगी। डॉक्टर चिन्मयी अग्रवाल, डॉक्टर उद्भव है, डॉक्टर नवीन है, एंड डॉक्टर अनीता मलिक हैं जो फोर्टिस हॉस्पिटल में है, उनके अंडर में मेरी रेडिएशन थेरेपी हुई थी। वेरी वेरी बहुत सपोर्ट है उनका। एंड मैम मेरा अगला सवाल आपसे बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब आप किसी फील्ड में जाते हो, जैसे जब आप कोई फील्ड में काम कर रहे होते हो, आप तो जैसे बताया आपकी आप हाउसवाइफ थे, तो घर पे काम का कैसा चल रहा था आपका? यस सर। हस्बैंड ने सारी चीजें, रोटियां, सब्जी सब? यस सर, जब मेरी कीमो चलती थी तो क्या होता था सर, जब मेरी कीमोथेरेपी होती थी हाँ। तो उसके 10 दिन तक मेरा बहुत टफ टाइम था, एक्सट्रीमली टफ टाइम मेरा, बहुत ज़्यादा। तो उसमें बीच में मुझे फीवर भी आया, और उसमें अब छोटा बेटा, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने खाना भी बनाया, मुझे खाना भी खिलाया। मेरे पैरों में दर्द होता था, मेरे हस्बैंड मेरा पैर भी दबाया है। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में भी जब कीमोथेरेपी होती थी मेरी, तब भी मेरे पेन होने लग जाता था। बट मेरे बहुत दर्द होता था, तो मेरा हस्बैंड, मतलब ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल है वही क्यों दबाएं, तो उन्होंने मेरे हॉस्पिटल में भी हाथ पैर दबाए हैं। बट मैं सोचती हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाई इट्स अ हूँ। काइंड ऑफ रियल स्टोरी, ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी चल रही है, एंड एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और हो गया है। हम जब कीमोथेरेपी पे जाते थे तो मेरी सिस्टर्स जो थी उनसे बहुत अच्छी वो हो जाती थी, बॉन्डिंग थी, है भी अभी। तो वो कहती थी हम ये पहला कपल देख रहे हैं जो हंसते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। ये रहता है। एंड एक और चीज मैम कि जैसे आपने बताया कि अब बहुत ज्यादा मतलब प्यार करते हैं आपके हस्बैंड आपको, वो उनकी केयरनेस ही बता रही है ऑफ कोर्स। आपको कोई ऐसा फनी मोमेंट इस पूरे, जैसे अब आप लोग बहुत ज्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसके बाद भी एक फनी मोमेंट ऐसा कुछ आया हो कि हाँ यार मतलब ठीक है, लड़ जाएंगे, देख लेंगे? सर वो हमेशा कुछ ना कुछ जोक्स मारते रहते हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा। कोई भी जोक्स मारना है, बस जोक्स करना है और हंसाना है उनको, बस मेरे से मेरे को। हाँ, ये ऐसा क्वालिटी कुछ। बहुत कम लोगों में होती है मैम, अच्छी बात है ये। हाँ, एंड तो हाँ प्लीज आप बोलिए। बस यही है सर, इस जर्नी में मेरा हस्बैंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, जिन्होंने मुझे हमेशा हंसाया ही हंसाया है। रुलाया तो है ही नहीं मुझे। एंड नजर न लगे मैम किसी को भी, आप दोनों को। एंड ऑफ कोर्स मैम एक मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब कीमोथेरेपी होती है तो ऑफ कोर्स हेयर लॉस और लाइक बॉडी पे मतलब मार्क्स वगैरह ऐसा कुछ भी, बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं ना, पिंपल्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या आपको कितना कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर
प्लस आपके हस्बैंड का क्या देखना है, क्या नजरिया था? सर जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई थी हम्म। तो उसके सडन 15 डेज बाद मेरे हेयर फॉल होने लग गए थे। मतलब ऐसे हेयर फॉल होने लगे थे कि मैं बस छू के निकाल रही थी, एकदम छू रही थी तो वो हाथ में आ रहे थे। फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे पहले से अवेयर कर रखा था कि हाँ हेयर फॉल होंगे, और मैं भी मेंटली थोड़ी सी Prepared थे। प्रिपेयर्ड थी कि हाँ जी मतलब मेरे हेयर फॉल होना ही होना है। बट हाँ इतनी जल्दी हो जाना है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। बट ठीक है, ये तो एक पार्ट ऑफ था उसका, मेरी जर्नी का, कि हाँ जी हेयर फॉल होना ही होना है। तो मुझे पता तो चल गया था कि जब मेरे को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था कि अब तो ट्रीटमेंट होना है, तो उससे पहले मैं हेयर कट भी करवाने गई कि मैंने सोचा कि पता नहीं अब कब करवाऊंगी। तो मैं सैलून गई, हेयर कट करवाया, और सारी फोटोज वोटोज ली, वीडियोस बनाई मैंने अपने हेयर कट की। फिर जब मेरी कीमो हुई, मेरी चल रही थी कीमोथेरेपी, उसके उसी फेस में ही मेरा हेयर फॉल, हैवी हेयर फॉल। फिर मेरे हस्बैंड घर पे बुला के लेकर आए, फिर सारा पूरा शेप करवाया। एंड उस समय मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक होता है ना कि गर्ल्स के लिए उसके बाल उसके पार्ट ऑफ ब्यूटी होती है वो एक बाल। तो मैं बहुत रो रही थी, तो मेरा हस्बैंड ने कहा कि मैं भी करवा लूं क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, कम से कम एक की तो रहने दो, मैंने यही बोला कि एक की तो रहने ही दो बाल। तो उन्होंने फिर भी बहुत छोटी छोटी करवा ली हस्बैंड ने, कि मेरे को थोड़ा सा दिला वाला एक मतलब होगा कि मुझे अच्छा लगे, कि कंफर्टेबल मैं फील करूं अपने आप में, कि हाँ कि मेरे हस्बैंड कि मैं ही नहीं हूँ खाली शेप। तो मेरे हस्बैंड ने भी मतलब बहुत छोटे छोटे करवा लिए, मैंने ही मना कर दिया था, वो तो पूरा क्लीन करवाने वाले थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी फ्रेंड आई उस समय सिमी, कि नहीं ये, कि वो कहे कि हाँ, कि मतलब वो मुझे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए मेरे पास आई थी। ये था। एंड मेरी कीमो जब जब चली है तब तक मेरे हेयर फॉल हुए हैं। सेकंड टाइम मैं अपने हस्बैंड को लेके बाहर लेके गई सैलून, मैंने कहा अब तो ठीक है, ये तो यूज टू हो गई थी मैं उस समय। सेकंड टाइम जब मैं गई अपना शेप करवाने हेयर का, एंड थर्ड टाइम तो मैं खुद अकेले स्कूटी उठाई और खुद ही चली गई सैलून में कि भाई अब कर दे। ये रहा मेरा। एंड मरी मैम, जैसे क्या ड्यूरेशन लगा आपको इससे क्योर होने, मतलब जो लोग देख रहे होंगे इस सर पॉडकास्ट को? मिनिमम 6 to 8 months लगते हैं इस पूरी ये सुनने में लगता है 6-8 महीने, लेकिन वो बहुत हाँ बड़ा लेकिन बहुत टफ टाइम पीरियड रहता होता है। है। कीमोथेरेपी मेरे लिए बहुत टफ रही है, उस बीच में मेरे एग्जाम्स भी थे। एग्जाम्स भी मैं वहाँ पे जाती थी, और आपको पता ही है गवर्नमेंट कॉलेज के कैसे क्लासरूम होते हैं कि फ़ैन भी नहीं होता। और उस समय पीक समर थी मेरी, तो पीक समर पे एग्ज़ाम हॉल में बैठना वेरी वेरी टफ हो जाता था। सबने मना किया कि नहीं दो मत, दो पेपर, लेकिन मैंने कहा नहीं अब तो मैं दूंगी, मैं दे के रहूंगी भाई। मैं कैंसर स्ट्रांग नहीं है, मैं स्ट्रांग हूँ भाई। कैंसर ने मेरी बॉडी पे ही तो ले रखी है, मेरे पावर को थोड़ी ना उसने अपना जगह बनाई है। तो इसलिए मैंने वो कीमोथेरेपी मेरे लिए बहुत टफ टाइम था सर। कोई ऐसे रियल या फिर रील कोई ऐसा इंस्पिरेशन आपके लिए जिसको सुनकर आपने मतलब अपने आप में बहुत हिम्मत हाँ फील सर, हुआ मेरे आपको? हस्बैंड जो थे ना युवराज सिंह की वीडियोस लगाते थे, हिना खान की वीडियोस लगाते थे, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिन जो जो इस चीज़ से निकल रहे गए हैं या जो निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, उनकी वीडियोस दिखा के दे मुझे मोटिवेशनल वीडियोस दिखाते थे कि अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। बट वही है कि बहुत सारे लोग कहते थे अरे ये तो ब्रेस्ट कैंसर है, सही हो जाता है। लेकिन सही हो जाने तक का सफ़र जो मैंने फील किया सर, वो मैं जानती हूँ। टफ होता है बट हो जाता है, ये मैं जानती हूँ। कभी ऐसे कैंसर पेशेंट किसी और से भी मिले हो आप, मतलब जिससे लग मिलके आपको थोड़ा अच्छा लगा हो या डर गए हो? सर सडन मेरी एक फ्रेंड को भी हुआ था डायग्नोज, उसका और मेरा ऑलमोस्ट सेम ही चला था। वो बेंगलोर में है, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर ही डायग्नोज हुआ था। तो हम लोग आपस में चैट के थ्रू कि अच्छा मेरे ये सिम्टम्स हैं, उसके वो सिम्टम्स हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कीमोथेरेपी में, उसको वो प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने आपस में गाइडेंस लेके, बट मैं ये कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि बिकॉज एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। और
सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। डॉक्टर पे ट्रस्ट रखो। मैंने अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखा। मेरे को ये याद है अभी भी कि डॉक्टर चिन्मयी अग्रवाल ने मुझसे ये कहा था कि गूगल मत करना, मैं तुम्हारी गूगल हूँ। उन्होंने सीधे ये बोला था और मैंने आज तक गूगल नहीं किया। मैं अब भी कभी गूगल नहीं करती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं ना, सबसे पहले गूगल सर्च करते हैं कि अच्छा इसके क्या क्या। क्योंकि और गलत चीजें भी कभी कभी दिमाग में आती राइट राइट, आप गूगल पे डालोगे ना मेरे पेट में दर्द है, वो भी कैंसर ही आ जाएगा कि अच्छा ये कैंसर का सिम्टम्स तो नहीं है, है। और डरा देंगे। तो मैं कभी गूगल नहीं करती और मैं हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है मैंने डॉक्टर से ही कंसल्ट किया और सबसे मेन चीज़ है मैंने अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखा। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। एंड आप जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले आपको, अच्छे लोग। सिम्टम्स आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थे? कब आपको मतलब सिम्टम्स पता चला कि मुझे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? सर एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास तो जल्दी ही जाना चाहिए। जब भी अगर आपको कुछ भी है, आप खुद से तो मेडिसिन कभी नहीं लेनी सिम्टम्स क्या चाहिए। है लेकिन मैं सर सिम्टम्स मुझे जो फील हुए थे, मुझे अपने ब्रेस्ट में लम्प फील हुए थे और मेरे तो मल्टीपल लम्प्स थे। तो उसके बाद मुझे पेन होना शुरू हुआ था कि यहाँ मैं अपनी गलती बोलूँगी कि हाँ, कि जब मुझे लम्प फील हुए थे तो मुझे इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना जो चाहिए था। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते होंगे, उनको राइट आप सर। प्लीज बता सकते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरीके का अपने ब्रेस्ट में लम्प फील हो रहे हैं तो आप तुरंत इमीडिएट जाएं डॉक्टर के पास। खुद से कुछ भी अपने आप से ना मेडिसिन लें ना किसी की बातों पे आए, डॉक्टर को दिखाएं। एंड आपने क्या गलती करी थी जिससे लोग ना सर गलती मैंने ये करी थी कि गलती मेरी ये थी कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उस चीज़ को मेरी वो बढ़ती चली गई। फिर जब मुझे पेन होना शुरू हुआ उस जगह पे तब मैं डॉक्टर के पेन पास गई। ज्यादा होता है या मतलब नॉर्मल ही? सर एक्सट्रीमली पेन था कि अपने आप से मैं सेल्फ एग्जामिन भी नहीं कर पा रही थी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पेन हल्का होता है तो ठीक है, वो छोड़ देते हैं कि नॉर्मल दवाई खा ली, राइट। कुछ ऐसा हो गया तो उस नहीं टाइम। नहीं सर, अगर मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को भी लम्प फील हो रहे हैं और पेन नहीं भी है तब भी वो उसको जाना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए मैम, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मेरे हिसाब से ऑन्कोलॉजी को दिखाना चाहिए। ओके। हाँ, जो भी ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं चाहे वो मेडिकल हो सर्जन हो। मैं डॉक्टर चिन्मयी अग्रवाल के पास गई थी सबसे पहले, जैसे ही मुझे पता चला था तो मैं उन्हीं के पास गई और मैंने सही बताऊं आपको सर, मैंने सेकंड ओपिनियन भी नहीं लिया था। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं इस डॉक्टर से एक बार लूँ, कोई दूसरे डॉक्टर नॉन के थे पास आपके या फिर कैसे ऐसे ही गए थे आप? सर हाँ, हमारे डॉक्टर रमन हैं, वो फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पे उनके पास भेजा था तो मैंने कभी सेकंड ओपिनियन लिया ही नहीं। इवन मेरे हस्बैंड ने बोला था कि कोई सेकंड ओपिनियन लेना है, मैंने कहा नहीं, मैं इनसे सेटिस्फाइड हूँ और मुझे इनसे ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है। हम्म। तो मनी मैम, एक अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कीमोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल होते हैं सर, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के। सबसे पहले तो हेयर फॉल एंड आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो उसमें मेरी डॉक्टर ने यही बोला कि खाना है, कुछ भी खाना है, हेल्दी खाना है बट। तो मेरा जो भी पूरा ट्रीटमेंट का टाइम रहा है मैंने पूरा हेल्दी फूड खाया है। इवन डॉक्टर ने ये तक बोला था कि जैसे ही बने, आपको ये नहीं कि 15 मिनट लग जाता है खाना, वो भी आप खा सकते हो, वो नहीं खाना है, तुरंत जैसे ही बना आपको वैसे ही खाना है। अच्छा, गर्म ही खाना है? बिल्कुल, हाँ जी। मैं 1 घंटे रखा भी नहीं खा सकती थी, ना मैं रॉ खा सकती थी, मुझे हैंड टू हैंड खाना है, ये रहता था। एंड सर कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मैं जैसे ही मेरी कीमो होती थी मैं एकदम साइलेंट मूड पे चली जाती थी कि मेरा साइलेंट मूड हो जाता था कि बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करना, किसी से कुछ कहना नहीं, बस चुपचाप बैठे रहना, अपने चुपचाप सोते रहना। तो सर वो भी मेरे लिए बहुत टफ रहा था और कीमोथेरेपी के टाइम पे मेरे एग्जाम्स भी थे तो उसकी भी पढ़ाई की तो टेंशन, ये डिसीजन सही था आपका, मतलब कीमोथेरेपी के टाइम पे? एग्जाम्स देना। हाँ। हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं किसी और की बात करूँ, मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ या मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे फैमिली में, तो सबने मुझे मना किया कि मत दो, क्या है, बट मुझे देना था। मेरे को क्या था कि सर मुझे थोड़ा माइंड चेंज करना था, तो मैंने सोचा इससे बेटर कि मैं अपनी पढ़ाई करूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई करी, मेरे 5-6 एग्ज़ाम्स हुए। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, टू बी ऑनेस्ट मुझे पढ़ा नहीं जाता था बिकॉज मुझे पेन रहते थे। एंड उसके बाद जाके मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही तो होंगी,
और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती, बट मेरे टचवुड 63% आए कि मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब मेरे लिए था कि हाँ मैं कर सकती थी। जब मैं इतना पढ़ के मैं इतने नंबर ला सकती हूँ, तो मैं और ज़्यादा पढ़ती तो मैं और भी अच्छे नंबर ला सकती थी। कीमोथेरेपी में मुझे फीवर भी आया सर, एक एग्ज़ाम मेरा छूट गया इसी वजह से कि बिल्कुल मुझसे जब बिल्कुल नहीं उठा गया तब मैं नहीं दे पाई। एंड मेरी जो फोर्थ कीमो थी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल रही है, फोर्थ कीमो। उसमें सर ये रहा कि फोर्थ कीमो में बस बॉडी मेरी नॉर्मली होने वाली थी कि रात के 12 बजे मेरे को बहुत एक्सट्रीमली वाला नौजिया हुआ और मुझे कम से कम 17 to 80 टाइम वॉमिटिंग हुई। पूरी रात मैं वॉशरूम में बैठी रही हूँ। वो मेरा फेस बहुत ज़्यादा मेरे लिए था, बहुत पेनफुल था। देन मुझे फिर उसके बाद लूज मोशन स्टार्ट हुए। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, क्योंकि क्या था, पेपर की वजह से मैं दूसरे रूम में मैं सोती थी कि मैं पढ़ूंगी। मेरे हस्बैंड अपने बेटे के साथ सोते थे, तो मैं उस समय मैं दूसरे रूम में सोती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि ऐसे ऐसे रात में मेरे को हुआ, क्योंकि मैं खुद में डर गई थी और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं। जब मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे उठे फिर मैंने उनको बताया। एंड 11 बजे तक मैंने डॉक्टर को मैसेज डाला। डॉक्टर ने मुझसे, डॉक्टर चिन्मयी मैम ने कहा कि इमीडिएट आप आओ, तुरंत आओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो फिर मैंने मैम से कहा मैम मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए अपने बेटे को सेटल करने का। उस समय मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला। मदर इन लॉ 1 दिन पहले ही गई थी कि 1 दिन बाद तुरंत भाग कर आई यहाँ पे नोएडा। और बस बेटे को, मैं हॉस्पिटल गई हूँ, बेटे को डे केयर छोड़ा है और मुझे तुरंत एडमिट कर लिया गया है। तो वो मेरे लिए जो फोर्थ मेरी जो सर्कल था कीमो का, बहुत पेनफुल रहा है। बाकी तो पेनफुल मेरे टोटल 8 सर्कल थे, तो टोटली मेरे पेनफुल हैं, बट ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मतलब हॉरिबल था मेरे इस जर्नी में से। एंड मैम बिफोर रेडिएशंस और आफ्टर रेडिएशंस क्या महसूस किया आपने? सर रेडिएशन पे अगर हम आए तो सर रेडिएशन में क्या था कि डॉक्टर अनीता मलिक के अंडर में हुई थी। उन्होंने मुझे सारे सिम्टम्स बता दिए थे। मैं जाती थी, टोटल 15 डेज़ की थी मेरी रेडिएशन। डेली आना, फोर्टिस जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, पेनफुल हो गया था कि मैं कैसे जाऊँगी डेली। 3 मतलब जो मुझे स्लॉट मिला था वो इवनिंग का स्लॉट था, उससे 45 मिनट पहले पहुँचना होता था। मतलब ऑलमोस्ट मैं अगर 3 बजे घर से निकलती थी तो रात के 7 या 8 बजे घर में आती थी। तो डेली का उसमें जाना, उस समय मेरे हस्बैंड ने बेटे को देखते थे बिकॉज़ उनका वर्क फ्रॉम होम था, और मेरे भाई मेरे साथ जाता था, आता था। तो बड़ा पेनफुल रहा मेरा वो। एंड सारे सिम्पटम्स बता दिए थे कि पूरी जो रेडिएशन पूरा लोकल एरिया में दी जाती थी। तो हालाँकि रेडिएशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट थोड़ा खाने-पीने में प्रॉब्लम होती थी, थ्रोट पेन हुआ था मेरे को। एंड उसके बाद मैम ने बोला था कि पूरी स्किन आपकी ब्लैक हो जाएगी एंड आफ्टर न्यू स्किन आएगी। तो जब रेडिएशन मेरी ख़त्म हो गई उसके बाद मेरे स्टिचेस ओपन हो गए थे एंड उसमें से लीकेज भी आ रहा था, ब्लड भी आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी रेडिएशन में। एंड उसके बाद वो स्किन भी मेरी से देखी नहीं जाती थी। अपने आप को मेरे को देखने में ना बहुत अजीब सा लगता था। तो वो मेरे लिए थोड़ा पेनफुल था, बट डॉक्टर उद्भव के गाइडेंस पे मेरा सब ट्रीटमेंट चला था। तो उन्होंने मुझे जो जो गाइडेंस किया, मैं उनसे मिलने गई तो उनके थ्रू मेरा सब कुछ सही हो गया था। एंड टुडे यू आर कंप्लीटली फाइन। फाइन। 8 महीने लगे आपको यस सर। अप्रैल में मेरे को डायग्नोज हुआ और मेरी रेडिएशन नवंबर में ख़त्म हुई। उसके बाद रेस्ट ये सब। तो मनी मैम जब आपकी सर्जरी हुई थी तो उस टाइम पे जब जा रहे होते हो आप ऑपरेशन थिएटर में, जी जी तो वहाँ पे कैसा लग रहा था आपको, कैसा था वो? जी सर, जब मेरी सर्जरी प्लान हुई थी तो मुझे सुबह 6 बजे ही बुला लिया गया था। उसके बाद वही फिटनेस वाले सारे टेस्ट होना। एंड मैंने रात में भी खाना नहीं खाया था एक्चुअली। मुझे भूख नहीं लग रही थी तो मैंने रात में भी खाना नहीं खाया था। और 6 बजे के बाद तो मुझे पानी भी नहीं पीना था मॉर्निंग में। फिर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं रात में ही खाना खा लेती कि मुझे भूखा रहना पड़ेगा। बट हाँ सर, जब मेरी सर्जरी हुई थी तो एक डर था। मैं ओटी में गई, सारे फिटनेस होने के बाद, टेस्ट होने के बाद मैं ओटी में गई। उसके बाद एक मन में डर था कि पता नहीं क्या होगा, बट ठीक है, हनुमान जी का नाम लेके मैं चली गई उसमें ओटी में। और थोड़ा सा बीपी मेरा हाई हो रहा था
बट डॉक्टर ने बस इतना पूछा था आप कहाँ रहते हो, तो मैंने बस इतना बोला था कि हाँ मैं यहाँ रहती हूँ, एंड उसके बाद बस मैं सो गई हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। और जब मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था तब मुझे उठाया जा रहा था, और उसी तब मैंने सोचा कि अच्छा, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के बारे में पूछा डॉक्टर से, और मुझे नींद भी नहीं आई थी। जब मेरी सर्जरी के बाद जब मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हुई हूँ तब मुझे अपने हस्बैंड दिखे, तब मुझे जाके नींद आई है। एंड डॉक्टर उद्धव उस समय छुट्टी पे थे और वो आ नहीं पाए थे नेक्स्ट डे, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे कॉल ली मेरे से। तो सर ने बोला कि आपकी बीमारी जा चुकी है, आप बीमार नहीं हो। मुझे आज भी वो लाइन याद है, और अपना ड्रेन पाइप उठाओ और वॉक करो। हाँ, पहले तो मेरे मन में ये आया कि डॉक्टर कैसे बोल रहे हैं ये, अभी मेरी सर्जरी हुई है और नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे से बोल दिया कि अपना ड्रेन पाइप उठाओ और वॉक करो। तो बट आज मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जो भी मेरे से बोला बहुत अच्छा बोला। अगर शायद उस दिन डॉक्टर ये नहीं बोलते तो शायद मैं वो बेड पे ही लेटी रहती, बट उन्होंने बोला तो मैंने वॉक किया उस समय ड्रेन पाइप। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई हूँ, वो थोड़ा सा टफ था टाइम कि ड्रेन पाइप बार बार अपने साथ लिए लिए घूमना। तो बट आफ्टर 15 डेज सब नॉर्मल होने लगा था, और फिजियोथेरेपी चली मेरे हैंड की। सारे साइड इफ़ेक्ट थे थोड़े से सर्जरी के, बट हाँ आज मैं एकदम फिट हूँ, आपके सामने हूँ। बात की जर्नी क्या रही मैम आफ्टर जब आप खुशी खुशी घर आ गए? सर जब मेरी सर्जरी हुई थी वो थोड़ा सा मेजर, मेरी लाइफ का थोड़ा मेजर था। डॉक्टर ने बताया था कि 4 से 5 घंटे आपकी सर्जरी चलेगी। हो। एंड उसमें ये जब मैं घर आई तब मैंने कहा कि अब तो मुझे दूसरी लाइफ मिली है। मैं ये लाइफ का मेरा जो नया फेस है, अब मैं नई जिंदगी अब जीऊंगी। जो जो गलतियां मेरी जो पहली लाइफ में की हैं, चाहे वो फूड को लेके हो या लाइफस्टाइल को लेके हो, वो अब इसमें नहीं करना है। करेक्ट। एंड एक और चीज़ मैम आखिर में ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको 1 मिनट मैं दूँ बोलने के लिए, सामने जितने भी ऑडियंस हो जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हो या फिर जिनको नहीं भी हुई है, भगवान करे कभी हो भी ना, उनसे आप क्या कहना चाहोगे 1 मिनट के लिए? बस सर मैं यही कहना चाहूँगी कि उसमें सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी है, उसमें स्ट्रांग रहना है। आपके सामने हर तरीके के लोग भी आएंगे, आपके डॉक्टर पे अपने ट्रस्ट रखना होता है, और सबसे मेन है कि आपका बैक, कि आपका सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। मैं जो कैंसर पेशेंट हैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। ये टोटली, ब्रेस्ट कैंसर टोटली क्योरेबल रहता है, बट उसमें आपके जो सपोर्ट के लोग होते हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ सपोर्ट करिए उन्हें। और बस यही मैं उनसे कहना चाहूँगी सर। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी सोसाइटी, उन सब के लिए अगर मैं सम अप करके आपको 30 सेकेंड दूँ कुछ बोलना चाहो तो आखिर में? उन सब के लिए थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी जर्नी में जैसे भी साथ दिया उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड जिन्होंने नहीं भी दिया उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। जिन्होंने मुझे इग्नोर किया या जिस तरीके से भी उन्होंने देखा, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। मेरे पास उनके लिए और भी कोई शब्द नहीं है सर। सो आज की पूरी जर्नी हम लोगों ने सुनी एंड हम लोगों ने बहुत कुछ देखा मैम। आपकी बात उस तरीके से तो फील नहीं कर पाएंगे जो, क्योंकि आपने रियल जी है वो ज़िंदगी। बट डेफिनेटली वी मेक श्योर कि हमें स्ट्रॉन्ग, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे ऑफ कोर्स उनको काफ़ी हिम्मत आई होगी। ये रहा। एंड इट्स लाइक अ गूज़बम्प स्टोरी मैन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द काइंड ऑफ कुछ नॉलेजेस जो आपने मतलब दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जूझ रहे होते हैं, बता नहीं पाते हैं। हाँ जी। तो मेक श्योर कि वो आप उस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बीमारी आगे बड़ी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप पहले वो चीज़ पहले कर लो। क्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके डॉक्टर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड चिन्मय जी का मैं नंबर ज़रूर दूंगा मैम से लेकर डिस्क्रिप्शन में, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट वंस अगेन। वेलकम। एंड आज के पूरे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, और जो यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते आ गए हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाए होंगे इस स्टोरी से। और ये रियल लाइफ स्टोरी है, और मैम को बहुत ही ज़्यादा देखकर ऐसा लग रहा है, इंस्पिरेशन आ रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात यही है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम।
फिर मिलेंगे। तब वेलकम तक के लिए आप इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मैम के कमेंट बॉक्स में जाके कंग्रेचुलेशंस लिखिएगा फॉर योर न्यू लाइफ, एंड थैंक यू वंस अगेन मैम। वेलकम।